सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि इससे पहले 3 लेक्चर जो है आपके अवेलेबल करवा दिए गए थे शुक्ला स्टडी पॉइंट अर्थात इसी चैनल पर। और आपको बता दूं कि ये चौथा लेक्चर उसी श्रृंखला में होगा और इसके अंतर्गत हम लोग विस्तार से चैप्टर 4 के बारे में चर्चा करेंगे। और चैप्टर हमने पहले भी आपको बता रखा है कि चैप्टर ये मैंने अपने हिसाब से कैटेगराइज किया है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि हमारे चैप्टर में मतलब कि हमारे में ये है, हमारे में वो है। ऐसा बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। पेपर जो सेमेस्टर 1 में नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके अनुसार मैं पाठ्यक्रम पढ़ा रहा हूँ आपको। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान, जो ये प्रथम सेमेस्टर में आपके पेपर में आने हैं, तो यहीं से प्रश्न आएंगे भारतीय संविधान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो इसको हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और कुछ विश्वविद्यालय में जो है पेपर 1 में पॉलिटिकल थ्योरी ही अभी भी दे रखा है, तो पॉलिटिकल थ्योरी की भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वो भी मिल जाएगी, तो उसको भी देख लीजिएगा जिनका है। बाकी सॉरी, लगभग सभी का जो है आपका यही है, कौन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान। ओके, तो हम समझते हैं कि एक मुद्दे को विस्तार से। तो इसी श्रृंखला में हमने जो है, इससे पहले आपको बता दूं कि पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था। हमने पहले लेक्चर के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझा था। उसके बाद में दूसरे लेक्चर में हमने संवैधानिक विकास की दिशा में 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के बारे में जाना था। उसके बाद में हमने भारतीय राष्ट्रीय मतलब कि राष्ट्रवाद के उदय के लिए जो विभिन्न उत्तरदायी कारक हैं उनके बारे में हमने विस्तार से समझा था। और तो उसके बारे में समझा था हमने। और आज का वीडियो जो होगा आपका वो उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन से होगा। उदारवादी मतलब कहने का ये है कि अर्थात जो नरम दल था कांग्रेस में, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। जो उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन है उसके सिद्धांतों के बारे में कुछ और कुछ कार्यविधियों के बारे में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, तो उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं खास करके प्रश्नों की दृष्टि से आपका चैप्टर कैटेगराइज किया हूँ और उसके हिसाब से हम लोग समझेंगे। तो प्रश्न आपसे बनेगा कि उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन के सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तब आप जो है इस वीडियो को अगर देखे होंगे तो आसानी से उसके बारे में बता सकेंगे। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। इसी प्रकार से डेली रात के 9 बजे से आपकी क्लास जो होगी लाइव लगी हुई होगी। आप लोग डेली रात 9 बजे से आप आ जाइए शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर, आपको मिल जाएगी क्लास। और डेली पॉलिटिकल साइंस की BA प्रथम सेमेस्टर की मैं लगवा दूंगा। ओके, तो आप परेशान मत होइएगा, अब से डेली क्लास आपकी होगी पॉलिटिकल साइंस की। ओके, चलिए सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब चल रही इसलिए क्लास वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगी, हो रही थी आपकी। अब जो है आपकी क्लास जो है लगातार मैं देने का प्रयास करूंगा। आइए हम प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गंवाए हुए और आसानी से समझते हुए हम एक एक मुद्दे को चलेंगे। ओके, यहाँ पर देखने का प्रयास करें मेरे भाई। चलिए यहाँ पर देखेंगे इस युग में क्या, किस युग में, तो उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन का जो युग रहा है उस युग में दादा भाई नौरोजी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिरोज शाह मेहता की बात की जाए तो ये भी अपने एक प्रकार से अहम भूमिका में थे। दीन शाह वाचा जी थे और व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा ही कर रहे थे। और इनके साथ ही साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे। तो व्योमेश WC बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये दोनों लोग भी एक प्रकार से सक्रिय रहे हैं किसमें, जो उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन रहा उसमें। ओके, और इनके जैसे नेता जो थे मतलब कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब कांग्रेस के ही सदस्य थे। किसके सदस्य थे? कांग्रेस के ही सदस्य थे। ओके, तो इनके लोगों जैसे नेता कांग्रेस पर छाए रहे और वे लोग उदारवादी तथा परिमित राजनीति में विश्वास करते थे। ठीक है, मतलब उदारवाद से संबंध रखते थे और इन्हें ही उदारवादी की संज्ञा दी गई है। जो हमने नाम पढ़े आपके सामने। तो आपसे पूछेगा कि जो है आप अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों में पूछता है कि किन्हीं जो है 5 या फिर किन्हीं 4 जो है उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन के कर्ता के नाम बताइए, फिर उदार मतलब नरम दल के नेताओं के नाम बताइए। तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम आप ले सकते हो। ओके, और उसमें आप गरम दल में देखेंगे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक। ओके, चलिए, तो संज्ञा दी गई ताकि उन्हें आरंभिक 20वीं शताब्दी के नवीन राष्ट्रवादियों से पृथक किया जा सके। ये लोग अपनी राजनीति की व्याख्या उदारवाद और संयम के समन्वय से करते थे। मतलब इन लोगों का क्या था कि ये उदारवादी थे, ज़्यादा तड़क भड़क इनमें नहीं पाई जाती थी, समन्वय था इनका किसमें मतलब कि ये लोग जो है उदारवाद और जो है संयम, इन दोनों का जो है समन्वय मतलब मिला जुला रूप हमारे सामने इनकी राजनीति में आते थे। तो ये लोग जो है कांग्रेस के ही सदस्य थे
और उस समय इन्हीं की एक प्रकार से जो है क्या था, बोलबाला था जब ये लोग थे। आगे हम समझने का प्रयास करते थोड़ा सा। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, पत्रकार हो गए, साहित्यिक कार हो गए, मतलब कि साहित्यकार व्यक्ति, ये सब सम्मिलित थे और इन्हीं का एक प्रकार से क्या था, वर्चस्व था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उन्होंने अपने प्रथम अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस के लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट किया, जो कि निम्नलिखित थे। तो जब पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी जिनको कहा जाता है, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो प्रथम अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने पहले भाषण में जो है, जब कांग्रेस स्थापना हुई 1850 ईस्वी में, उसके बाद में जब प्रथम अधिवेशन हुआ इसका, प्रत्येक साल में एक अधिवेशन होगा मतलब इसके बाद से, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है मेरे भाई कि उन्होंने क्या जो है भाषण में कहा, तो उस भाषण के जब हम जो चीज़ें वहाँ बातें हैं अगर उनको देख लेंगे तो हमारे सामने ये पता चल जाएगा हम लोगों को कि आखिरकार इनकी मनोदशा कैसी थी, उसको समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये सब आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं बड़े आसानी से, आपको नंबर अधिक मात्रा में मिलेंगे। ओके, पहली बात क्या थी कि देशवासियों में घनिष्ठता और मैत्री को बढ़ाना इनका उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था, जो है जो कांग्रेस जो बनाई गई थी, कांग्रेस समझते हैं ना, एक आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस एक संस्था बनाई गई थी, और इस संस्था के माध्यम से जो भारतीय लोग थे उनकी बातों को अंग्रेज सरकार तक पहुंचाने के लिए एक संस्था का गठन किया गया था, और वो संस्था थी कौन सी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, तो इसका उद्देश्य क्या था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी स्वयं कहते हैं कि देशवासियों में घनिष्ठता और मैत्री को बढ़ाना, मतलब कि देशवासियों में क्या बढ़े भाई, घनिष्ठता बढ़े, ताकि लोग जो है अपने भारतीय और मतलब कि एक दूसरे को पहचाने, भारत के लोग एक दूसरे को जाने कि हाँ हम भारतीय हैं, ये अंग्रेज हैं, उनके अंदर कुछ पनपे कि हाँ हम लोगों पर ये शासन कर रहे हैं, इस प्रकार से कोई बातें, मतलब आपसी लोग जो एक प्रकार से बिखराव हुआ है रखा, मतलब फैला हुआ है भारत में, वो बिखराव जो है एक प्रकार से समन्वयात्मक रूप से आए, मतलब उन बिखराव में समन्वय हो, एकता हो, जो अनेकता फैली हुई है, तो उसको बढ़ाने के लिए और मैत्री को बढ़ाने के लिए इसका मतलब एक प्रकार से विशेष उद्देश्य था इसका, आईएनसी का। दूसरा क्या था कि जाति, धर्म एवं प्रांतों से संबंधित, जाति हो चाहे धर्म हो चाहे कोई प्रांत हो, उनसे संबंधित सभी संभावित पूर्व आग्रहों का उन्मूलन करना था। तीसरी बात इसमें ये थी कि राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को सुदृढ़ करना था, जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के स्तर पर जो है कार्य किया गया इसमें। आगे उद्देश्य इसका क्या था कि लोक हित में कार्य की भावी माने होता है जो भविष्य में, तो भावी कार्य दिशा का निर्धारण करना कि आखिरकार लोक हित के लिए भविष्य में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए नियम वगैरह या फिर उसके जो है दिशा देना, या फिर उसकी जो कार्य दिशा है उसका निर्धारण करना जो है इसका उद्देश्य था, ये बताते हैं वो। आगे कहते हैं पांचवा पॉइंट की समकालीन विकट समस्या, अर्थात उस काल की, समकालीन मतलब जिस काल में ये थे उस काल में जो विकट समस्याएं थी, उन समस्याओं के संबंध में शिक्षित वर्गों की सहमति लेना भी एक प्रकार से इसका उद्देश्य था। तो यहाँ पर ये इतने उद्देश्य रखे गए थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा बताए गए थे कि जो है आईएनसी का ये उद्देश्य है। आगे कहा गया बनर्जी के प्रारंभिक जो है बयानों के आधार पर देखा जाए, बनर्जी के प्रारंभिक बयानों से राजनीतिक स्वरूप तथा साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यप्रणाली और शैली का स्पष्टीकरण ही हो जाता है कि हम आईएनसी की स्थापना क्यों की गई थी, ये बातें हमको यहाँ से पता चल जाती हैं। आगे समझते इसकी कार्यप्रणाली क्या थी, किसकी आईएनसी की, इसको समझ लेते थोड़ा सा। तो प्रारंभिक वर्षों में बम्बई और कलकत्ता के उन लोगों ने कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान किया, जो कि कौन से लोगों ने, जो लोग सर्वप्रथम 1860 ईस्वी के दशकों में और फिर 1870 ईस्वी के दशकों के प्रारंभ, मतलब दशक के प्रारंभ में उस समय एकजुट हुए थे, जब भारतीय सिविल सेवा परीक्षा अथवा कानून की पढ़ाई कर रहे थे। मतलब सभी लोग दादा भाई नौरोजी से प्रभावित थे, जो स्वयं एक व्यवसायी थे, मतलब दादा भाई नौरोजी, और प्रचारक के रूप में इंग्लैंड में जाकर के बस गए थे। तो इस प्रकार से लोगों ने एक प्रकार से एकजुटता दिखाई थी जो है भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के, कि हाँ उसमें दो अक्खी की जा रही थी, मतलब कि अंग्रेजों के लिए कुछ दूसरी व्यवस्था, भारतीयों के लिए कुछ दूसरी व्यवस्था, बड़े पदों पर भारतीयों को ना सेलेक्ट करना, इस प्रकार से कई सारे मामले आते थे, तो उन सभी को लेकर के एकजुट हुए थे 1860 से 1870 के जो है बीच के लगभग में। तो वही बातों का यहाँ पर जो है क्या हुआ, नेतृत्व उनको मिल गया कि हाँ अब जो है एक आईएनसी संस्था हो गई है, अब कोई बात होगी तो ये हमारी बातों को जो है अंग्रेजी सरकार तक या फिर अंग्रेजी हुकूमत तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। ओके, आगे समझते थोड़ा सा।
इस समूह का सर्वाधिक विशिष्ट पक्ष इसकी कार्यप्रणाली थी। मतलब कि विशिष्ट पक्ष क्या था, अच्छा पक्ष जो था वो कार्यप्रणाली इसकी कैसी थी, ठीक ठाक थी, जिसके कारण से इसे उदारवादी या नरमपंथी नाम दिया गया। अब चूंकि कांग्रेस में उस समय इन्हीं जो है नेताओं का बोलबाला था, जो हमने 5-6 नाम पहले गिनाए आपके। कौन कौन से नाम गिनाए थे आपको, हमने दादा भाई नौरोजी का नाम बताया होगा, फिरोज शाह मेहता जी को बताया होगा, दीन शाह वाचा जी को बताया होगा, और हमने सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को और व्योमेश चंद्र बनर्जी जी को बताया होगा। तो ये नाम जो है उस समय ज़्यादा गूंज रहे थे और आईएनसी में जो है फुल फॉर्म में चल रहे थे। तो इसीलिए इनके विचारों को ही, ये चूंकि इनका विचार जो था नरम था, थोड़ा उदारवाद था, तो इसीलिए जो है ये इस जो है काल को या उदारवादी काल कहा गया, जो कांग्रेस का ये काल रहा उसको उदारवादी काल या उदारवादी समय के नाम से, या नरम पंथ के नाम से, या नरमपंथी, या फिर जो है उदारवादी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसका लक्ष्य जो था आप ब्रिटिश शासन की स्थापना करना था। आप ब्रिटिश शासन मतलब होता है कि मतलब इसका लक्ष्य था आप ब्रिटिश शासन की स्थापना, मतलब ब्रिटिश शासन की स्थापना ना किया जाए। आ माने होता नहीं, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो आप ब्रिटिश शासन का मैंने कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ब्रिटिश शासन की एक प्रकार से सरकार ना रहे, ऐसा इनका मानना था। इस प्रकार शासन जिस पर अंग्रेजों का पूर्ण एकाधिकार ना हो, ऐसा शासन हो कि जिस पर अंग्रेज पूर्ण अधिकार ना हो उनका। और इसने अपने विनम्र निवेदनों को ब्रिटिश राज के प्रति जोर शोर से निष्ठा व्यक्त करते हुए प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया कि आप जो है हम लोगों पर ये कर रहे हो। और इन याचक नीतियों को प्रायः लगातार या तो समाचार पत्रों के माध्यम से या पत्रिकाओं के माध्यम से, या कांग्रेस के अधिवेशनों जो केवल 3 दिन चलते थे उनके माध्यम से सुस्पष्ट किया जाता था। वार्षिक अधिवेशन के बाद किसी प्रकार के कार्यक्रम को चालू रखने के लिए कांग्रेस के लिए कोई संगठन तंत्र भी नहीं था। तो ये थी कुछ स्थिति जो उस समय उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के थी, जो हमने आपको यहाँ पर कह सुनाई। अब कुछ जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य हैं और कुछ मांगे हुआ करती थी, उनको मैं बताने का खास करके प्रयास करता हूँ। वैसे नरम पंथ की बात की जाए तो नरम पंथ के कई सारे चीज़ें थी। ये नरम पंथ वाले जो होते थे, ज़्यादा जो है बात की जाए तो ये इनके कुछ मुख्य विचार थे नरमपंथी लोगों के, ये शांतिप्रिय नेता हुआ करते थे। एक्चुअली में हुआ कि स्वतंत्रता आंदोलन में 2 विचारधाराएं थी, एक नरम दल था, एक गरम दल था। 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल का प्रभाव बड़े अच्छे से बना रहेगा। उसके बाद में 1907 ईस्वी में उग्रवादी का प्रभाव जो होगा वो एक बैग से आएगा, और उसमें जो है एक बैग जो है दूसरे तरीके से दूसरी विधि का प्रयोग करके स्वतंत्रता को मांगी जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका गरम दल। इतनी बात समझ में आई। तो जो नरम दल के नेता थे वो शांति प्रिय थे और वो अपने अधिकारों की मांग करते थे। किससे? जो ब्रिटिश सत्ता होती थी, मतलब कि जो ब्रिटेन के शासक हम लोगों पर शासन कर रहे हैं उनसे शांति प्रिय तरीके से, अहिंसात्मक रूप से। वैसे अहिंसात्मक रूप से तब कहना उचित ना होगा क्योंकि गांधी जी तब आए नहीं थे। तो वहाँ पर हुआ क्या कि जो नरम दल के नेता थे वो अपने अधिकारों की मांग जो है चिट्ठी वगैरह लिख करके या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या इसी प्रकार से अधिवेशन होता था उसमें जो है कहते थे कि हाँ हमको ये कर देना है, मतलब कि एक प्रकार से शांतिप्रिय तरीके से मांग वगैरह किया करते थे। उसके बाद में और इनके ये समर्थक किसके थे, इनके विचार कैसे थे, इसके मुख्य विचार क्या थे? पहला विचार था कि पाश्चात्य सभ्यता के समर्थक हुआ करते थे नरम दल के नेता। पाश्चात्य सभ्यता मतलब कि जो पश्चिमी सभ्यता है, जो विदेशों की सभ्यता थी, मतलब जो यूरोप वगैरह कंट्रियों की सभ्यता है उसके समर्थक थे। ब्रिटिश शासन में इनकी आस्था भी थी कि हाँ ब्रिटिश से अगर हम लोग अब मांगेंगे कोई चीज़ तो हमको मिल जाएगी, ये आस्था थी इनकी। तीसरा क्या क्या था कि क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते थे कि हाँ धीरे धीरे सुधार हो, क्रम से सुधार हो। ऐसा नहीं है कि एक बैग जो है सुधार हो जाए, एक क्रम में सुधार हो। ये उदारवादी जो नेता थे नरम दल के वो जो है चाहते थे। और वैधानिकता में विश्वास था, मतलब इनका वैधानिकता मतलब होता है कानून में विश्वास था, विधि में विश्वास था इनका। कानून, और कौन कानून बनाता था? वो ब्रिटेन के शासक बनाते थे, तो उसमें विश्वास था। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था कि अंग्रेज लोग न्याय करेंगे, ऐसा इन लोगों को विश्वास था। किसको? जो नरम दल के नेता थे। पांचवी बात थी कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास, तो हमने बता ही दी। छठवीं बात ये थी कि ब्रिटेन के साथ जो है संबंध भारत हित में है, अर्थात अगर ब्रिटेन के साथ हम लोग संबंध अच्छा रखेंगे तो वो लोग जो हम पर शासन कर रहे हैं वो संबंध अच्छा रखेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग आज़ादी के पथ पर प्रशस्त होंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा इन लोगों का मानना था। सातवीं बात ये थी कि हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास था नरम दल वाले नेताओं का। आठवीं बात थी कि देश की सेवा में एक प्रकार से इनका पूर्ण विश्वास था कि देश की सेवा की जाए।
और नवीं विशेषता इसकी मान सकते हैं, फिर इसका कार्य मान सकते हैं कि स्वतंत्रता से ही मानव प्रगति संभव होता है, इसीलिए स्वतंत्रता के लिए ये लोग आगे बढ़ते थे। स्वतंत्रता को ही एक प्रकार से मानव उन्नति का मार्ग लोग समझते थे ये लोग उदारवादी, और न्यायप्रियता से और एक प्रकार से शांति प्रिय तरीके से अपनी मांग जो है मतलब कि अपने विचारों को, अपनी जो मांग है या भारतीयों की जो मांग है वो अंग्रेजों के सामने रखा करते थे। अब थोड़ी सी हम उनके उद्देश्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य को समझते हैं नरम दल के परिप्रेक्ष्य में, और उनकी मांगों को देख लेते हैं। क्योंकि 1905 तक जो है यही रहेगा, उसके बाद में ही नरम दल गरम दल आएगा। तो उससे पहले वर्चस्व जो है नरम पंथियों का रहा है, तो उसमें कौन कौन सी मांगें रही हैं, कौन कौन से उद्देश्य रहे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। ओके, चलिए अगला देख आगे समझते हैं। प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश जनता की न्यायप्रियता तथा सहायता के बारे में उन्हें यह भ्रम था। किसको? जो है प्रारंभिक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश जनता की न्यायप्रियता, ब्रिटिश जनता की न्यायप्रियता का मतलब कि जो ब्रिटेन में जो जनता रह रही है वो न्यायप्रिय है, उसको लेकर के जो है यहाँ पर लोग सोचा करते थे कि वहाँ की जनता हो सकता है मांग करे कि हाँ हम लोगों को एक प्रकार से छोड़ा जाए। फिर तो यहाँ पर प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश जनता की न्यायप्रियता तथा सहायता के बारे में उन्हें यह भ्रम था कि यदि अंग्रेजों को देश की वास्तविक स्थितियों से अवगत करवाया जाएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि हाँ देश अगर बताया जाएगा कि हाँ देश में ये भुखमरी फैली हुई है, या जो है प्लेग फैला हुआ है, या इसी प्रकार से जो अन्य बीमारी है, या फिर भुखमरी है, अनाज नहीं हो पा रहा, ऐसे अगर उनको बताया जाएगा तो वो लोग मान जाएंगे। क्योंकि वो ब्रिटिश जनता जो है वो न्यायप्रिय है, और मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश जनता कहेगी कि हाँ ऐसा आप मत करो, वहाँ की जनता इस तरीके से है। या फिर ब्रिटिश जनता के तदुपरांत जो ब्रिटिश के शासक हैं वो इस प्रकार से जब जानेंगे कि ऐसी स्थिति है तो जनता में आस्था दिखाएंगे, भारतीय जनता में। तो ये लोगों का मानना था जो है किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। वहीं आगे बात की जाए, इसी प्रकार यह भी दृढ़ विश्वास था कि भारत एक मतलब एकीकृत राष्ट्र है, और देश की नौकरशाही के भेदभावपूर्ण व्यवहार से सारे कष्टों का उदय हुआ है। कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों से इन दोहरे कारकों के बारे में स्पष्ट जो है आभास होता है। एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन तक समान प्रकार के प्रस्तावों की पुनरावृत्ति इन लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा की जाती रही है। इन प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की मांगों से संबंधित प्रस्तावों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। आपात राजनीति मतलब कि हम 3 श्रेणियों आपात, राजनीतिक और प्रशासनिक, इन तीनों में बांट सकते हैं और अधिक में विभाजित कर सकते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। कुछ राजनीतिक मांगे थी इसकी, हम इसको समझ लेते हैं। राजनीतिक मांगे क्या क्या थी भाई? जो ब्रिटेन मतलब कि ब्रिटिश शासक थे उनसे जो है भारतीय जो शासक मतलब कि भारतीय जनता की एक प्रकार से संस्था थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसमें चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तब जो है नरम दल ही था, उदारवादी ही था। तो उदारवाद के लोगों का क्या मानना था, मतलब कि उनका जो राजनीतिक तरीके से उन्होंने क्या क्या मांगी मांगी थी। तो राजनीतिक मांगों में आप लिख सकते हैं उदारवादी राष्ट्रीयता की इस मांग से पूरी तरह परिचित थे, मतलब कि अंततः भारत को अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति मिलनी चाहिए, ऐसा इन लोगों का मानना था। लेकिन इसके लिए वे क्रमिक रूप से मतलब क्रमिक प्रयास करने के पक्ष में थे। क्रमिक माने होता है कि धीरे धीरे जो है एक क्रम से, कि सिस्टम से हर एक चीज़ हो, कि धीरे धीरे जो है हर एक चीज़ हो। इस दिशा में उनकी पहली मांग थी कि विधान परिषदों में सुधार कर उनमें भारतीय जनता के अधिक प्रतिनिधित्व देने की मतलब की थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो विधान परिषद हैं, मतलब विधान परिषद मतलब की जा रहा था जैसे कि आज संसद वगैरह है, उस समय विधान परिषदें जो थी उसमें जैसे कि यहाँ पर आज सांसद लोग चुने जाते हैं, तो ऐसे सांसद और विधायक जो हैं वो चुने जाते थे पहले भी। तो वो लोग भारत के ज़्यादा से ज़्यादा हों, भारतीय जनता के द्वारा चुने हुए हों। ये कहने का मतलब ये है कि जो भारत के मतलब भारतीय जनता के प्रतिनिधि माने होता है जो भारतीय जनता के द्वारा चुने हुए लोग जो हैं वहाँ पर बैठे, मतलब भारत का लोग बैठे, भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं संसद में बैठे, विधान परिषदों में बैठे, ऐसा जो है मानना था। ऐसा जो एक प्रकार से मांग था, इसको सुधारने के लिए कहा गया भारतीय जनता के मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। विधान परिषद के अधिकारों में वृद्धि करने, सदस्यों को बजट पर बहस करने का भी एक प्रकार से जो मौका दिया जाए, प्रशासन की आलोचना करने के अधिकारों की मांग भी की गई कि अगर कोई चीज़ सरकार गलत कर रही तो उसकी कटु आलोचना भी करनी चाहिए, और उसकी जो है एक प्रकार से उसका मांगा कि हाँ करने का आदेश दिया जाए।
राष्ट्रवादी 1892 के एक्ट से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अधिक संस्थानों मतलब कि अधिक स्थानों और अधिकारों की मांग की। 20वीं शताब्दी में कांग्रेस ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के समान स्वशासन की भी मांग की। जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में ब्रिटेन का ही एक प्रकार से आधिपत्य था, तो वहाँ पर जो है स्वशासन की मांग जो थी वो की गई थी, और ऑस्ट्रेलिया में स्वशासन और कनाडा में भी स्वशासन था उस समय। तो वही कहा गया कि जैसे जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में स्वशासन चल रहा है कि बाकी सब हम लोग देखेंगे, बाकी तुम शासन तुम्हारे अंडर में ही करेंगे, हर चीज़ तुम्हारे अंडर में होगा, लेकिन हम लोग ही जो है यहाँ पर शासन करेंगे, घरेलू नेता। तो इस प्रकार से स्वशासन जो है हमको दे दिया जाए। इस प्रकार से पहली मांग तो ये राजनीतिक मांग थी। अब दूसरी प्रकार की मांग वो थी जैसे कि प्रशासनिक कुछ सुधारों की कुछ मांगे थी कि प्रशासन में कुछ सुधार किया जाए। देखें यहाँ पर, तो कांग्रेस ने प्रशासनिक व्यवस्था को मतलब कि में सुधार लाने, प्रशासन में व्याप्त जो भ्रष्टाचार था और जो अक्षमता थी उसको समाप्त करने एवं दमनकारी जो नीतियाँ थी उसमें परिवर्तन लाने की मांग भी करी थी। और उच्च प्रशासनिक पदों में भारतीयकरण मतलब कि भारतीयकरण की मांग प्रस्तुत करी कि जो उच्च पद हैं उस पे भारत के लोग भी बने। और ये लोग जो है अंग्रेज लोग यही करते थे कि उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी, तो उसके लिए मांग करी गई कि हाँ, भारतीयों को उच्च पदों पर जो है मौका दिया जाए, ऐसा मांग की गई। आगे इसी प्रकार पुलिस के दमनकारी और अत्याचारपूर्ण व्यवहार की निंदा कर जनता के प्रति उसका रुख बदलने, न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारों के पृथक्करण, जूरी के अधिकारों की कमी लाने, शीघ्र न्याय दिलाने की व्यवस्था करने, भारतीयों को शस्त्र रखने का अधिकार देने की मांग को कांग्रेस ने सरकार के समक्ष रखा। तो कई प्रकार की मांगों को जो हमने आपके सामने पढ़ा, जैसे कि जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार को अलग किया जाए और उनके अधिकारों में एक प्रकार से जूरी के अधिकारों में जो है कमी करी जाए, शीघ्र न्याय दिलाने की व्यवस्था करी जाए, भारतीयों को भी शस्त्र रखने का अधिकार दिया जाए कि भारतीय लोग भी शस्त्र रख सकते हैं। तो इस प्रकार की कई मांगे थी जो कि प्रशासनिक क्षेत्र से जो है उठी, किसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेताओं के द्वारा। तीसरा मांग ये था, तीसरी प्रकार की मांग नागरिक अधिकारों के सुरक्षा की मांग थी। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ये था कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग उठाना, भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रभाव को रोकने तथा सरकारी नीतियों की आलोचना से क्षुब्ध होकर के अंग्रेजी सरकार भारतीयों के विचार, अभिव्यक्ति एवं संगठनात्मक कार्यों पर प्रतिबंध लगा देती थी कि आप लोग जो है भारत के जो विचार हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अभिव्यक्ति जो है अपनी वो नहीं कर सकते हैं, संगठनात्मक कार्य कोई नहीं कर सकते हैं, कोई संगठन वगैरह बना करके कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं, इस पर प्रतिबंध लगा देता था। कोई समाचार पत्र अगर निकलता था उसमें अगर अंग्रेजों की आलोचना करी गई तो उसको बंद करवा दिया जाता था। कोई अगर किताब लिखी जा रही हो, जैसे कि बहुत सारी किताबें जैसे जो साहित्यकार हुआ करते थे उस समय के, जैसे भारतेंदु जी हो गए या इसी प्रकार से और भी लोग थे, प्रेमचंद हो गए, उन सभी लोग जो है कटु आलोचना किया करते थे तो उसको भी बंद करवा देते थे। मासिक पत्रिकाएं जो छपती थी तो उसमें जो है पूरा चिट्ठा खुल जाता था, तो इसीलिए उसको भी बंद करवा दिया करते थे ये लोग। उसके बाद में समाचार पत्रों पर सरकारी नीतियों की आलोचना करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते थे। 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक एवं कई अन्य नेताओं को बम्बई सरकार ने उनके द्वारा दिए गए भाषण एवं लेखों के आधार पर गिरफ्तार भी कर लिया था और इन पर राजद्रोह का मुकदमा भी लगाया गया था और जेल की सज़ा भी दी गई थी। तो इन सभी को लेकर के भी मांग की गई कि हाँ, ऐसे कार्य जो है अगर आप मतलब मुझे भी कुछ अधिकार दिया जाए, ऐसा मांग की गई। मतलब कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो नागरिक अधिकार होते हैं कि हाँ, कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को रख सकता है, चाहे वो किसी न्यूज़पेपर में हो, चाहे किसी पुस्तक के माध्यम से हो, चाहे किसी पत्र पत्रिका के माध्यम से हो, या फिर किसी प्रकार से अपनी मांगों को किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखा जा सके। तो इस प्रकार का, जैसे आज आप स्वतंत्र हैं, बोलते हैं कि मोदी ऐसा नहीं वैसा करते, या फिर किसी प्रकार से कोई नेता थे, तो उस प्रकार से तब ऐसा नहीं कर सकते थे, ऐसा बाउंडेशन था, तो उसकी मांग की गई। अगला क्या था कि साम्राज्य जो है वाद, क्या था भाई, साम्राज्यवाद का आर्थिक मतलब विवेचन भी इन सभी लोगों के द्वारा किया गया। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य साम्राज्यवाद का अधिक विवेचन था। इन राष्ट्रवादियों ने भारत की गरीबी के लिए सरकारी नीतियों को मतलब उत्तरदायी माना कि सरकारी नीतियों के द्वारा ही भारत में गरीबी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा जो है माना किसने, भारतीय लोगों ने, जो उदारवाद के लोग थे। सॉरी दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक उनकी थी, जो है क्या पुस्तक का नाम क्या है भाई, दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है पॉवर्टी एंड जो है ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या, पॉवर्टी माने होता है गरीबी, एंड माने होता है और,
आइन माने होता है एक, ब्रिटिश माने होता है ब्रिटिश, रूल माने होता है नियम वगैरह, इन माने में इंडिया, मतलब इंडिया में रूल किसका, ब्रिटिश का। इंडिया में जो है ब्रिटेन का नियम या ब्रिटिश का नियम किसके ऊपर, तो पावर्टी, मतलब कि एक प्रकार से पावर्टी माने होता है निर्धनता, गरीबी, ठीक है। तो उसको लेकर के इन्होंने एक पुस्तक ही लिखी थी, और इस पुस्तक में अंग्रेजी साम्राज्यवाद को आर्थिक दुष्परिणामों की विवेचना की, और धन निष्कासन के परिणामों की गंभीरता को समझकर राष्ट्रवादिता ने सरकारी आर्थिक नीतियों में बदलाव की मांग करी, कि आप लोग ऐसी नीतियों को बनाते हैं जिसके कारण से भारत हमेशा गरीब बना रहेगा, और इसी प्रकार से भारत में गरीबी रहेगी और लोग निर्धन होते जाएंगे, गरीब होते जाएंगे, और उसके बाद में भुखमरी फैलेगी, लोग मर जाएंगे। इसीलिए जो है आप लोग क्या करो, पहले पहले तो आर्थिक नीति जो बना रहे हो उन सभी नीतियों में आप लोग सुधार करो। तो आर्थिक नीति में सुधार करने के लिए भी मांग की गई पुरजोर तरीके से। ओके, आगे बात करते हैं। आगे क्या मांग हुई मेरे भाई, आगे हुई कांग्रेस के प्रति सरकारी रवैया, मतलब कांग्रेस के प्रति भी सरकारी रवैया कुछ ठीक नहीं था, तो उसके लिए भी मांग की गई। कांग्रेस की इस नरम रुख और राजभक्ति के होते हुए भी उसे सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला कि आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। और जो है डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन ने कलकत्ता में कांग्रेस द्वारा स्वशासन की मांग की खिल्ली उड़ाई, कि ये स्वशासन की मांग इन लोगों ने करी। एक चिट्ठी में लिखा कि स्वशासन की मांग को लेकर के, तो खिल्ली उड़ाई, मतलब कि जो डफरिन था, लॉर्ड डफरिन, उसने कहा ये मांग, मतलब कि मजा ले लिया। कहने का मतलब ये है कि हाँ ये देखो ये लोग स्वशासन की मांग कर रहे हैं, ये कांग्रेस जैसी कोई संस्था, मतलब बहुत ज़्यादा बेइज्जती करनी है एक प्रकार से, ऐसा कर। तो अंग्रेजी अधिकारी भी जो है कांग्रेसियों तथा उनकी नीतियों के कटु आलोचक बन गए थे। राष्ट्रवादियों को जो है नमक हराम, देशद्रोही, ब्राह्मण भी कहा गया इन लोगों के द्वारा। अधिकारी वर्ग ने सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को प्रेरणा दी कि वे कांग्रेस के प्रचार का प्रतिरोध करने के लिए एक संगठित भारतीय देशभक्त मंडल अर्थात यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन करें। डफरिन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय चरित्र को चुनौती दी और यह कहा कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। ये कथन ये फेमस है कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब कि इसका दूरदृष्टि नहीं, सूक्ष्मदर्शी है, बहुत कम जो है दिमाग, या फिर अल्पसंख्यक बहुत कम संख्या में है और बहुत कम इसकी दृष्टि जो है बहुत छोटी है, सोच ज़्यादा लंबी नहीं है, प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस। कांग्रेस की अकट आलोचना करी, कांग्रेस के बारे में अलग अलग प्रकार से कहा। वही लॉर्ड कर्जन जो व्यक्ति था उसने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। यह लॉर्ड किसने कहा था, कर्जन ने कहा था। लॉर्ड जो है उसने डफरिन ने क्या कहा था, जो है ये बात की थी, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस। तो इस प्रकार से कटु आलोचना जो है कांग्रेस की जब लोगों ने करी, जब यहाँ तक सुना कि मतलब कि जो नेता थे हमारे, उन लोगों ने सुना कि इस प्रकार से कटु आलोचना लगातार होती जा रही है, ऐसे में उनके अंदर भी एक प्रकार से क्या हुई है, तमाम प्रकार की जो है चीज़ें उठी, और इन सभी को लेकर के जो है एक प्रकार से थोड़ा सा बातें, जब इन नरम दल के लोगों को देखा कि ऐसे तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, तब जो भारतीय और लोग थे जो उसमें थे, तो उसी में से एक पंथ निकलता है जो गरम दल के नाम से आना आता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस की मांगों को, तो यहाँ पर इन सभी मांगों को लेकर के जो है उनका लोगों का रवैया जो था कुछ दूसरे तरीके से होने लगा। तो कांग्रेस के प्रति सरकारी रवैया जो था वो ठीक ठाक नहीं था। तो ये भी एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो कि एक प्रकार से गरम दल के तत्कालिक कारण में भी आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कुछ मांगे थी और कुछ उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके संदर्भ में आप बता सकते हैं इन बातों को। आगे हम और थोड़ी बातों को समझ लेते, ताकि आपको, मैं इसलिए इन सभी चीज़ों को आपको जो है लिखित रूप में दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आप लोग हमारे साथ इसको पढ़ लेंगे ना, तो कुछ बातें तो आपके माइंड में घुसेंगी ना, कुछ चीज़ें आपको अगर आपको पता हो गई, तो आपसे प्रश्न पूछेगा तो बड़े आसानी से आप लिख लेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं पढ़े तो भी आप आसानी से कुछ कर ले जाएंगे। अगला 1885 से 1905 ईस्वी तक का जो समय काल है, यही था आपका उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन का काल। 1885 में चूंकि स्थापना होती किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 1905 ईस्वी में दो दल में बढ़ जाता है, एक नरम दल और एक गरम दल। ओके, ध्यान रखेंगे ये बात। तो इसी बीच को क्या कहा था, उदारवादी आंदोलन। तो इसके बीच कांग्रेस के कार्यों की समीक्षा कर लें अगर हम ये दो कुछ शब्दों में, तो उदारवादी कांग्रेस में
उदारवादी युग में कांग्रेस का प्रमुख मुख्य कार्य जो है राष्ट्रीय राजनीतिक जागरण पैदा करना था, कि लोगों के अंदर एक प्रकार से राष्ट्रीय राजनीति जागे, इसको लेकर के कार्य किया गया बहुत सारा। इसके साथ ही साथ इसने उदारवादी आंदोलन में कांग्रेस ने भारत के वर्ग विशेष के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग भी करी, प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का भी प्रयास किया, और कांग्रेस ने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी संघर्ष किया। और इसने कांग्रेस ने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की कटु आलोचना भी करी, कि भारत में गरीबी है तो किसके कारण से है, वो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण से है, इसीलिए उसकी कटु आलोचना भी करी। और स्वदेशी की भावना को विकसित भी किया इन लोगों ने। और 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक के बीच का जो समय है भारतीय राष्ट्रवादिता के बीजारोपण का समय था। क्या 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक का जो समय काल है, इसी बीच का जो समय है भारतीय राष्ट्रवादिता के बीजारोपण का कार्य है। कि भारतीय राष्ट्रवाद का बीज इसी समय पर बो दिया गया, और उसके बाद में और उस दौर के राष्ट्रवादियों ने उस बीज को अच्छी तरह से गहराई में बोया, जो आगे चल करके एक प्रकार से अंकुरित हुआ, और अंकुरित होने के बाद में बहुत अच्छे तरीके से बहुत तेज गति से आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। तो नरम दल में हम गर्म दल में प्रवेश करेंगे। उसके बाद में हम अब कल चर्चा करेंगे भारत में उग्र राष्ट्रवाद जो है, उग्रवादी राष्ट्रवाद का उसका विकास कैसे हुआ, उसके विभिन्न कारणों को हम समझेंगे। ओके, तो उसमें हम देखेंगे कांग्रेस की विफलता, आर्थिक कारण कुछ थे, कुछ विदेशी घटनाओं का प्रभाव देखेंगे, कुछ कर्जन की जो प्रतिक्रिया नीतियाँ थी उसको देखेंगे, उग्रवादी नेताओं का प्रादुर्भाव उस समय हो गया था, बंगाल का विभाजन भी एक प्रकार से इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इन सभी मुद्दों को हम कल के वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक। और इसी प्रकार से हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से एक एक चैप्टर को चैप्टर, तो यहाँ पर चैप्टर कहने का मतलब ये है कि क्लासेस वो हैं चैप्टर, ठीक। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, इसी प्रकार से हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अगली क्लास आपकी जो है यहाँ पर ये क्लास हुई थी, इसको आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ये सौर मंडल के बारे में हमने बताया, चैप्टर 2 जियोग्राफी का, चैप्टर 1 इससे पहले हो चुका है। तो इसको भी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाकर के फटाफट से। सब्सक्राइब तो एक ही बार होता है, तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा चैनल लाइव वीडियो को। ओके, ये BA प्रथम सेमेस्टर जियोग्राफी का चैप्टर 2 है। और एक बात आपको बता दूं, BA सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को और फर्स्ट ईयर वालों को, जो अगर आपको अनसॉल्व पेपर चाहिए, अनसॉल्व पेपर आपके यमे करिकर चैनल जो हमारा है दूसरा वाला चैनल, उस पर आपको अनसॉल्व पेपर जो है एक प्रकार से दिया जाएगा। जो पिछले 5 वर्षों के अनसॉल्व पेपर हैं वो उस पर अपलोड किए जाएंगे, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें लगातार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत गुड नाइट, आई लव यू, गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट, राम राम, धन्यवाद।